Jai Hind and welcome back, future officers. I hope you all in a good health and very eager to ready with the new chapter, that is chapter 13, the federal system. And till chapter 12 you don't have any doubt and you have already studied all these chapters. So now we are moving forward, and as usual we have divided the chapter into different parts. So the part 1 जो क्या कहता है अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि होते क्या है। अब गवर्नमेंट्स कैसे क्लासिफाई होते हैं पहले ये पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को एज यूनिटरी या फिर फेडरल, या तो यूनिटरी होंगे या फेडरल होंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। अब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है उसके बेस पे डिसाइड होता है कि आपके पास गवर्नमेंट कैसी है, यूनिटरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है। अब पहला पढ़ते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, एक सिस्टम जहाँ पे सारी पावर आपके किसके पास होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, यूनियन के पास होती है। ओके, रीजनल गवर्नमेंट्स इफ दे एग्जिस्ट एट ऑल डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट एंड सबऑर्डिनेट टू इट। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ये आपका यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करती है। ओके, नाउ फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, एक सिस्टम जहाँ पे पावर डिवाइडेड है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये पावर डिवाइड की है। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, दोनों लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं आपके वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं विद द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन दी जाती है वो उसके अंडर ही काम करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, फेडरल गवर्नमेंट के। यूनिटरी के क्या एग्जांपल है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एंड चाइना। प्लीज नोट डाउन these examples as you can use this in the writing section. Now how are federations formed, अब federations बनती कैसे है। The term federation comes from the Latin word foedus which means treaty और agreement। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कोई भी बिजनेस जहाँ पे आपके मेंबर्स मिलके एक बिजनेस चलाते हैं और वो एक एग्रीमेंट से बंधे रहते हैं कि सबको कॉमन गुड पे ही काम करना है, कॉमन गोल पे काम करना है। दिस इज सेम फेडरेशन। अ फेडरेशन कैन बी इन टू वेज, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके, कमिंग टुगेदर, साथ में आके एक फेडरेशन बनाना है। अ नंबर ऑफ मिलिट्री वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर यूनियन। प्राइम एग्जांपल यूएसए व्हिच वाज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड, फॉर्म्ड इन 1787 में बना था ये। अब ये क्या कहना चाहता है, एक नंबर ऑफ जिस कंट्री की मिलिट्री कमजोर है या फिर इकोनॉमिकली बहुत ही बैकग्राउंड बैकवर्ड है, वो सारी कंट्रीज मिलके साथ आती है और एक एग्रीमेंट बनाती है और वो ये बोलती है कि हम सब एक कंट्री कहलाएंगे, हमारी डिफेंस एंड ये फॉरेन अफेयर्स वगैरह सब कुछ सिंगल होगा। ठीक है, नाउ बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, holding together federation, a large unitary state is converted into a federation by granting autonomy to its provinces to promote regional interest। ठीक है, एक लार्ज यूनिटरी स्टेट था बट बाद में उसको फेडरेशन बना दिया गया, आपके सारे स्टेट्स को इक्वल राइट्स दे दिए गए एंड बिल्कुल थोड़ी सी फ्रीडम भी दी गई, तो वो एक फेडरेशन हो गया कि पहले वो यूनिटरी थी बट अब वो क्या बन चुके हैं, फेडरेशन बन चुके हैं, कॉमन एग्रीमेंट के साथ सारे बंधे हुए हैं। नाउ पार्ट टू, दैट इज इंडियाज फेडरल सिस्टम, एक यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसा है, इंडिया का फेडरल सिस्टम है बट वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम फॉर टू मेन रीजंस। हमारे जो फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने फेडरल सिस्टम को इस दो रीजन से अडॉप्ट किया। पहला, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो बड़ा साइज है एकदम, ठीक है, एंड इट्स इमेंस सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी को हम रखते हैं, जितनी डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है। वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मार्क दिस पॉइंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेडरेशन यूज नहीं किया गया। इंस्टेड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स को तेरा डिस्क्राइब करता है। नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, एक्सप्लेन दैट दिस फ्रेज was preferred for two key reasons। क्यों ये फ्रेज यूज किया गया है, तो दो रीजनों की वजह से। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। अब जो इंडिया का फेडरेशन है वो हर स्टेट्स के एग्रीमेंट के साथ नहीं बना है कि एक कॉमन कंक्लूजन पे हम काम करेंगे टिल द टाइम हम साथ हैं, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो स्टेट्स हैं वो प्रॉपर हमारे पार्ट और हम यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं। हम अमेरिका की तरह हमारा कोई भी फेडरेशन नहीं है। द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede। ओके, अब हमारे स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो
अपना सेंटर से हट सके, उनको यूनियन का पार्ट बनना ही पड़ेगा फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अब हमारा जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, इसको स्टार मार्क कर लो कि हमारा जो मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। द इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, ये हमारा कनाडा का मॉडल पे बेस्ड है, एंड नॉट द अमेरिकन मॉडल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड नहीं है। द इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कैनेडियन वन इन थ्री वेज, तीन वेज से करता है। इन इट्स फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे फॉर्म हुआ था वो डिसइंटीग्रेट होके। नाउ इट इन इट्स प्रेफरेंस फॉर द टर्म यूनियन, वहां पे भी कनाडा पे भी क्या होता है कि यूनियन टर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वेस्टिंग मोर पावर्स इन द सेंटर कंपेयर टू द स्टेट्स, कनाडा में भी क्या है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। नाउ पार्ट थ्री, दैट इज द टू साइड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो साइड्स, ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स का ब्लेंड है। some are purely federal while many others are unitary giving more power to the center। कुछ तो बिल्कुल ही फेडरल है बट ज्यादातर क्या है, यूनिटरी है, जो कि पावर किसको देती है ज्यादा, सेंटर को पावर देती है ज्यादा। अब फेडरल फीचर्स क्या है जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाता है, डुअल पॉलिटी, ठीक है, इंडिया है तो यूनियन बट क्या ऐसे फीचर्स है जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ टू लेवल गवर्नमेंट, दो लेवल गवर्नमेंट की बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी, ईच विथ सॉवरन पावर्स इन देयर असाइंड फील्ड्स, हर स्टेट की अपनी पावर है, एक असाइन एक फील्ड असाइन कर दी गई है कि आपकी इन इन कैटेगरी में 7 शेड्यूल के अंडर आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो वहां पे उस अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि जो भी फील्ड आपका पावर की दी गई है वो पावर आप सिर्फ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन which clearly defines the structure, powers and limit of both the central and the स्टेट गवर्नमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें पहले से ही सबके इंडिविजुअल्स पावर बता दिए गए हैं ताकि आगे जाके कोई भी स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेन एवर यू फेस एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस we'll go to the constitution to solve the issues, okay। Division of powers. The seventh schedule divides power between the center and the states into three lists: the union list, the state list, and the concurrent list. Okay. Supremacy of the constitution. The constitution is the supreme law of the land. जो constitution है हमारे land का सबसे supreme law है। Any law that violates its provision can be declared invalid by judiciary through the power of judicial review। judicial review की help से कोई भी पावर ऐसी आती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लाइक वायलेट करती है प्रोविजन जो कि दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे यहाँ पे कि अब कोर जो स्पेशल प्रोसीजर प्रोसीजर से जो है हम चेंजेस ला सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी जो लॉ हैं जिसको चेंज करने के लिए पहले तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए एंड साथ में अप्रूवल चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किन किन कंडीशंस में ये चाहिए, ठीक है। Now, independent judiciary है हमारे पास। The Constitution establishes an independent judiciary headed by the Supreme Court to protect the constitutional supremacy and settle disputes between the center and the states। हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। इसको मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ये जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, दो हाउसेस है, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोअर हाउस अपर हाउस रिप्रेजेंट्स द, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल, देयर बाय प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। बाइकैमरलिज्म को हम फॉलो करते हैं तो लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा लोकसभा और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी राज्यसभा है, ठीक है, ताकि दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यूनिटरी फीचर क्या है हमारे में, जो सेंटर है हमारा वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर इज हैविली टाइटल्ड इन द सेंटर्स फेवर। डिवीजन जो है पावर का उसमें ज्यादातर जो फेवर किसको किया गया है, सेंटर को। विद द यूनियन लिस्ट कंटेनिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो आपके किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। एंड द सेंटर हैविंग ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट एंड ऑल रिड्यूसरी रेसिडरी पावर। ओवरराइडिंग अथॉरिटी है किसके ऊपर भी, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, और जितने भी रेसिडरी पावर बच जाती है उसके ऊपर। States not indestructible. Parliament can by simple majority change the area boundaries or name of any state. Parliament चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से आपके स्टेट की बाउंड्री नेम
चेंज कर सकती है, एरिया चेंज कर सकती है। दिस मेक्स एन इंडिया एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये सीडीएस का पीवाईक्यू है। ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। इंडिया हैज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स। द ओनली एक्सेप्शन वाज जम्मू कश्मीर, वो भी 2019 तक था, अब नहीं है। Flexibility of the constitution, a large part of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament। constitution में rigidity तो है, कुछ कुछ laws में rigidity है, I completely agree, but कहीं बहुत सी जगहों पे flexibility भी है, जहाँ पे constitution को amend किया जा सकता है। unilateral action of the parliament चाहे तो amend कर सकता है easily। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अब इक्वालिटी नहीं है स्टेट रिप्रेजेंटेशन की, कि अब जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पे उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नाउ इमरजेंसी प्रोविजन, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। अब कोई इमरजेंसी आती है तो वहां पे जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली यूनिटरी में चेंज हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सिंगल सिटीजनशिप। अब ये आप सबको पता है कि इंडिया हैज ओनली वन सिटीजनशिप, नॉट सेपरेट सिटीजनशिप। इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है। हम सिटीजनशिप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ये बोला गया है अगर कोई इंसान अपनी सिटीजनशिप कहीं और की एक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप एबॉलिश कर दी जाएगी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। Judiciary integrated and independent है। All India services, those services are recruited and ultimately controlled by the center but serve in both central and स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। आईएएस और आईपीएस जो कंट्रोल किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, बट सर्व वो कहाँ करते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, the governor of a state is appointed by the president, okay, and act as an agent of the center। जो गवर्नर है स्टेट का, वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो एक तरीके से सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, द प्रेसिडेंट enjoys an absolute veto over certain bills passed by state legislature that are reserved for his consideration by the governor। स्टेट बिल्स के ऊपर वीटो रहती है प्रेसिडेंट की, बिकॉज अगर गवर्नर उसको होल्ड करके रखता है प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे सकते हैं। पार्ट 4, क्रूशियल इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या किया था बाकी लोगों ने, व्हाट काइंड ऑफ फेडरेशन इंडिया इज गिविंग दिस मिक्स ऑफ फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड इंडियाज फेडरलिज्म इन वेरियस वेज, बहुत से तरीके से बताया। केसी वेरिया ने कॉल इट अ क्वासी फेडरल एंड अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। ठीक है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है और यूनिटरी स्टेट है जिसमें कि सब्सिडरी जो आपके फेडरल फीचर्स है सब्सिडरी है यहाँ पे। मॉरिस जोन्स ने बोला इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनविल हॉस्टल ने इसको बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, नाउ आइवर जेनिंग्स ने इस फेडरेशन को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के तौर पे बोला। ठीक है, और however the Supreme Court in the landmark SR Bomai case 1994 laid down that the constitution is federal and that federalism is a basic structure of the constitution। इस अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर का टैग लग गया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है एसआर बोमाई केस। ठीक है, एसआर बोमे केस जो कि 1994 में होता है, तो बेसिकली ये आर्टिकल हमारे 356 की बात करता है, जब आपकी स्टेट मशीनरी जो है सही से काम नहीं कर पाती है तब उस बारे में बात करता है। तो नाउ लेट्स बिगिन दिस एसआर बोमई केस दैट इज talks about the article 356 and it says that it should be used only in the extreme emergency not on regular basis। ठीक है, नाउ बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी आर्टिकल 356 के लिए कि इट इज अ डेड लेटर टू बी यूज्ड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ही इसको यूज किया जाए, इसको नॉर्मली यूज ना किया जाए। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन होता है, अगर गवर्नर बताया या प्रेसिडेंट इटसेल्फ इसको सेटिस्फाई कर लेता है, सेटिस्फाई करता है, मानता है अपने आप को कि हाँ ऐसा स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल की ब्रेकिंग हुई है, या फिर कुछ भी ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है वो कि वहां पे गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, मेजोरिटी लूज है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वहां पे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। इस प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट हट के प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर वहां पे आ जाता है। अब क्या है कि 1988 में जो एस आर बोमई है वो आपके सीएम थे कर्नाटका के, जो पार्टी थी किसकी, जनता दल। जनता दल पार्टी कर्नाटक के सीएम थे। ठीक है, इनके साथ क्या होता है कि इनकी पार्टी अपने मेजोरिटी लूज कर देती है, तो गवर्नर वहां पे मेजोरिटी लूज करने की वजह से इसकी इनकी पार्टी को हटा देते हैं और आर्टिकल 356 इंप्लीमेंट करके बोलते हैं कि यहाँ पर अब प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। जो इनको इनको सही नहीं लगा, इन्होंने क्या बोला
इन्होंने सारे एमएलएस के साथ एक लेटर लिखा और लेटर में ये बोला कि हमें मेजोरिटी प्रूफ करने का एक मौका दिया जाए, और वो लेटर लेके गए किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर कौन थे उस समय पे? पेंडाकांति वेंकटा सुबैया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एटलीस्ट एक मौका दिया जाए हमें अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, बट गवर्नर डिनाई कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आर्टिकल 356 यहाँ पे बिल्कुल सही लगा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब इस बात से नाराज होके एसआर बोमई कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं, जो गवर्नर ने बोला है वही सही है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इस बात से ये और उदास होके, नाराज होके कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने जब अपनी फाइल पिटीशन दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट को 5 साल लग गए उस हियरिंग करने में। 5 साल के जब बाद हियरिंग हुई उसकी, वो भी हियरिंग इसलिए हुई क्योंकि उस समय कंट्री में बहुत से अनस्टेबल गवर्नमेंट्स बन रहे थे। स्टेट्स लाइक राजस्थान, एमपी और हिमाचल प्रदेश, इनके स्टेट्स के गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे बाबरी मस्जिद का बाबरी डिमोलिशन का कुछ केस चल रहा था, जिसके वजह से जो रायट्स हो रहे थे, वो रीजन देके इन स्टेट्स के गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया था और वहां पे भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। यहाँ पे बीजेपी की पार्टी थी उस टाइम पे। अब इस अनस्टेबिलिटी को देख के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इम्पोर्टेंस दी और 9 जज की बैठक बैठी। उस 9 जज के बैठक ने ये बोला कि आप प्रेसिडेंट रूल का पावर कभी भी जब चाहे तब यूज नहीं कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है आपकी, ठीक है। आपको क्या करना होगा? आपको एक प्रोक्लेमेशन देना होगा पार्लियामेंट के आगे, जहां पे आपको बताना होगा कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगेगा, और उस केस में पार्लियामेंट को विद इन 2 मंथ्स वो अप्रूवल देना पड़ेगा। और दैट मोमेंट, विद इन 2 मंथ्स, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हो, डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। इफ पार्लियामेंट अलाउ नहीं करता है, 2 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं आता है, ऑटोमेटिक वो जो गवर्नमेंट सस्पेंड थी वो ऑटोमेटिक वापस से पावर में आ जाएगी, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आता है। अगर केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई अब जो भी हुए हैं वो किस बेसिस पे, किस रीजन पे हुए हैं, और क्या रीजन था जो प्रेसिडेंट रूल लगाना वहां पे नेसेसरी हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट को पावर दी गई और वो थोड़ी सी फ्रीडम भी दी गई कि आपके ऊपर ऐसे ही हर बात पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। दिस गेव अ रिलीफ टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। जो कि बोमाई जजमेंट, ऐसा बोमाई जजमेंट हुआ था, 9 जजेस की बेंच ने दिया ये। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल को रिव्यूएबल बना दिया गया और स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई। वही यही था हमारा एसआर बोमाई केस। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर एंड द एसआर बोमाई केस, एंड will read another cases and another chapter in the next upcoming videos. And I hope you all are very eager to learn more things and make our daily days more productive than the previous day. Till then, take care of yourself and your family health, and we'll meet again very soon in the next video, in the next part of this M. Lakshmikant. Till then, take care. Signing off. Jai Hind.